गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कपिल मेहरा, कक्षा 8वीं। हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान पार्ट 1, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। सभी को पता है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे हुई और उसका विस्तार कैसे हुआ। आइए जानें। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन के क्या कारण थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के समय से ही भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक स्पर्धा का आरंभ कैसे हुआ? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण के समय से ही भारत इतिहास का सतत संघर्ष का इतिहास रहा है। भारत की विशाल संपदा कई जातियों और आक्रामकों को प्राचीन काल से ही अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारा देश भारत निरंतर संघर्ष से जूझता रहा है। सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और ये आक्रमण क्यों किया गया? क्योंकि भारत की संपदा, विशाल संपदा, आपको पता ही होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने की चिड़िया संपदा, विशाल संपदा से धन से परिपूर्ण हमारा भारत था। तो सभी में ये होड़ लगी थी कि हम भारत पर आक्रमण करें और व्यापार करें और उसके माध्यम से हम धन कमाएं। सब हुन व मंगोल आक्रमण इसके उदाहरण हैं। सर्वप्रथम सिकंदर ने आक्रमण किया भारत पर, उसके बाद सब हुन व मंगोल आक्रमण के इसके उदाहरण हैं। पर इन आक्रमणकारियों में बहुत से या तो आक्रमण के बाद पराजित होकर वापस चले गए अथवा यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में घुल गए। कुछ थे जो हार गए और वो यहाँ से वापस लौट गए, और कुछ जो थे जो यहीं के हो गए निवासी और यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में ढलकर घुल मिलकर रहने लगे। मुगल आक्रमण के बाद भारत के बहुत बड़े भूभाग पर मुगल राज्य की स्थापना हुई। मुगल काल में मुगल राजपूत, मुगल सिख और मुगल मराठा युद्ध भी हुए। मुगलों के पश्चात यूरोप की शक्तियां आई। सबसे पहले भारत में मुगलों ने यहाँ राज किया, उसके बाद आई है मुगलों के पश्चात यूरोप की शक्तियां आई है। और यूरोप की शक्तियों के बाद में सबसे पहले आता है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। इनमें प्रमुख थे। कौन कौन से आए थे? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच। व्यापार और व्यापार के पश्चात अपना अपना राज्य स्थापित करने के लिए इनमें संघर्ष चलता रहा। अंततः भारत के बहुत बड़े भाग पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हुई। वह देशी रियासतों से संध्या कर उन्हें अपने सर्वोच्च सत्ता के अधीन कर लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेज शासन काल में से ही सभी ने मिलकर संघर्ष किया। इस संघर्ष में भारत की जनता ने सक्रिय भाग लिया और अंततः 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। आगे के अध्याय में हम भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्ष को अध्ययन करेंगे। संघर्ष का अध्ययन करेंगे विस्तार से। यह हमारा था संक्षिप्त में विवरण था। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ? 15वीं शताब्दी के यूरोप के घटित हुई कुछ घटनाओं, कुतुबनिया पर तुर्कों का अधिकार, पूर्व जागरण आंदोलन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति तथा भौगोलिक खोजों के प्रति आकर्षण ने भारत एवं पूर्व के देशों के प्रति यूरोपीय लोगों में एक नया आकर्षण उत्पन्न कर दिया। औद्योगिक क्रांति, उद्योगों को व्यापार करना और उद्योगों को बढ़ाते जाना और बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापार को अब विस्तार से बढ़ाना। तो इन सब में होड़ मच रही थी और सब अपनी भारत की ओर आकर्षित होने लगे। यूरोप में हुई व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रांति ने वहां के व्यापारियों को नया बाजार तलाशने के लिए विवश कर दिया। जैसे हम दुकानें देखते हैं कि आजकल बहुत सारे सामान एक जैसी दुकानें हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसा सोचेंगे कि अब यहाँ का हमारा व्यापार नहीं हो रहा है, तो हम ऐसी जगह जाएं जहाँ पे हम इसको बेच सके, हमारा व्यापार कर सके, जहाँ ऐसी कोई दुकान ना हो जहाँ हम व्यापार करें। मतलब कहने का है कि बहुत सारे लोगों में अब यहाँ पूरा बाजार भरा हुआ है, तो हम सोचेंगे कि हमारे यहाँ हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ से स्थापित होकर दूसरी जगह पे जाएं। तो ऐसे यूरोपियों में
नया बाजार तलाशने पर विवश हो गए। पूर्व के लिए नवीन मार्गों की खोज का बीड़ा कोलंबस ने उठाया। नवीन व्यापार को करने के लिए नवीन मार्गों की खोज का बीड़ा कोलंबस ने उठाया। वास्को डी गामा जैसे प्रसिद्ध नाविकों ने उठाया। कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे दो नाविकों ने इसका बीड़ा उठाया। कोलंबस 1492 में अमेरिका, कोलंबस ने मार्गों की खोज करते 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 1492 में वो कहाँ पहुंच गए? अमेरिका। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। बार्थोलोम्यू डाइज ने 1487 में आशा अंतरिम तथा वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के पश्चिमी समुद्र तक कालीकट पहुंचा। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले अमेरिका की खोज कोलंबस ने की है और आशा अंतरिम की वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट की खोज किसने की है? वास्को डी गामा ने। कालीकट के राजा जामोन ने उसका स्वागत किया। इन सबका स्वागत किया क्योंकि ये आए किस माध्यम से आए थे? ये व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और उनको राजाओं को भी पता नहीं था कि व्यापार करते करते हमारे देश पे शासन करने लगेंगे। भारत में पुर्तगालियों का आगमन, अब यूरोपियों का आगमन हो गया है, उसके बाद आता है पुर्तगालियों का आगमन। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत आगमन के यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत का द्वार खोल दिया। यूरोपीय व्यापारियों का भारत के राजा महाराजों से भिन्न भिन्न कारणों से स्वागत किया। भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी आए। भारत में व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम कौन आए? पुर्तगाली। वास्को डी गामा के भारत आगमन से दोनों देशों के मध्य व्यापार के क्षेत्र एक नया युग का आरंभ हुआ। 1500 ईस्वी में 13 जहाजों के बड़े बेड़े के साथ पेड्रो ओलिवेरा कैब्रल भारत पहुंचा। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों पर व्यापारिक कोठियां स्थापित की। कालीकट में, गोवा में, दमन द्वीप और हुगली के बंदरगाहों पर व्यापारिक कोठियां स्थापित की गई और वहां से व्यापार को शुरुआत किया गया। कारखानों का हुआ आरंभ। काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए उन्होंने 1503 ईस्वी में कोच्चि में पहले दुर्ग की स्थापना की। अपना एकाधिकार जमाने के लिए उन्होंने पहले दुर्ग की स्थापना की 1503 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में पुर्तगाल की सरकार ने फ्रांसिस्को द अल्मेडा और भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली वायरस बनकर भेजा। पुर्तगाली सरकार ने किसको? द अल्मेडा को भारत भेजा, वायसराय बनाकर। 1509 ईस्वी में उन्होंने पुर्तगाली सेना के बल पर द्वीप पर अधिकार कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे वो अपना अधिकार जमाते गए और 1509 ईस्वी में उन्होंने द्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। 1509 में पुर्तगाली वायरस अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। धीरे धीरे पुर्तगाली ने दमन, साल्टसेट बेसिन, मुंबई, हुगली तथा सेंट पाउ पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार 1515 ईस्वी तक पुर्तगाली व्यापारी भारत के साथ न केवल व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर चुके थे, वरन उन्होंने समुद्री तटीय क्षेत्र पर भी अधिकार करके प्रशासन करना भी आरंभ कर दिया। उसके बाद आता है भारत में डचों का आगमन। अभी हम पढ़ रहे थे पुर्तगालियों का आगमन, अब हम पढ़ेंगे भारत में डचों का आगमन। डच आइलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के निवासी थे? आइलैंड के। भारत से व्यापार करने के लिए आइलैंड ने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। भारत में व्यापार पर अधिकार को लेकर डच और पुर्तगालियों के मध्य सैनिक संघर्ष हुआ, जिसमें पुर्तगाली शक्ति कमजोर हुई। पुर्तगालियों को देखकर डचों ने भी सोचा कि ये पुर्तगाली व्यापार अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे धन कमा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी वहां जाके धन को कमाएं और हमारी सत्ता को बढ़ाएं। ऐसे करके वे आए और इनमें युद्ध होने लगा, संघर्ष हो गया और पुर्तगाली शक्ति कमजोर पड़ी और डचों ने शीघ्र गुजरात के कोरोमंडल समुद्र तट, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। उन्होंने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। डचों ने भारत के
भारत के साथ मुख्यतः फसलों, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल एवं अफीम का व्यापार शुरू किया। डचों की प्रमुख फैक्ट्री पुलिकट में थी, जहां पर स्वर्ण मुद्रा पगोड़ा को ढालते थे। डचों ने भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाई, जिसका नाम पगोड़ा था। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? डचों ने, और उसका नाम क्या था? पगोड़ा। अंग्रेज ईस्ट कंपनी के भारत आगमन से डच कंपनी के व्यापार को धक्का लगा। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से डच को बड़ा धक्का लगा। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों तथा डचों के मध्य बेदरा युद्ध हुआ, जिसमें डच पराजित हुए और उनकी शक्ति एवं व्यापार को अत्यधिक धक्का लगा। धीरे धीरे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति भारत से समाप्त हो गई। डच और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुआ, उसमें डच कंपनी पराजित हो गई और वे भी वहां से चले गए और अंग्रेजों का शासन आ गया। भारत में अंग्रेजों का आगमन, अब धीरे धीरे अंग्रेजों का आगमन होते गए। अब भारत में हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का आगमन। अन्य यूरोपीय जाति की भांति अंग्रेज भी भारत के साथ व्यापार के इच्छुक थे। दूसरी अंग्रेज कंपनियों के अनुसार अंग्रेज भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए इच्छुक थे। इंग्लैंड के प्रमुख पूंजीपति द्वारा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कितने को? 31 दिसंबर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उसे 15 वर्षों के लिए एक चार्टर द्वारा व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त प्रदान किया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में प्रथम अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत पहुंचा। उस समय मुगल साम्राज्य जहांगीर का शासन था। उस समय यहाँ पे मुगल साम्राज्य का शासन स्थापित था और 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में प्रथम अंग्रेजी जहाज बेड़ा भारत पहुंचा था। कब? 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन 1664 ईस्वी में फ्रांस में भारत के साथ व्यापार करने के लिए द ओरिएंटल नामक कंपनी का निर्माण किया गया। फ्रांसीसी केरन के नेतृत्व में 1667 में फ्रांसीसियों का एक दल भारत के लिए रवाना हुआ और 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की गई। इसके बाद 1669 में मछलीपट्टनम में, 1673 में पुडुचेरी में एवं 1692 में बंगाल के चंद्रनगर में फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। फ्रांसीसी कंपनी के पुडुचेरी में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पोर्ट लुई किले का निर्माण करवाया। 1740 तक कंपनी का एकमात्र उद्देश्य था भारत से व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, किंतु 1740 तक कंपनी का क्या मत था कि हमको केवल व्यापारिक लाभ उठाना था। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि हम अपने को लाभ के अनुसार हम यहाँ पर एकाधिकार प्राप्त कर ले, अपना अधिकार जमा ले। किंतु 1740 के बाद कंपनी ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों से लाभ उठाने का निश्चय किया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। डुप्ले के प्रयासों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष को जन्म दिया, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए और उन्हें भारत के साथ अपने व्यापार को धीरे धीरे समेटना पड़ा और यहाँ से इनको भी जाना पड़ा। फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में युद्ध के बाद इनको भी यहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद आता है मुगल साम्राज्य का पतन और अंग्रेजों द्वारा इसका लाभ उठाना। मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और अंग्रेजों द्वारा इसका लाभ उठाया गया। जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी, जिसे अकबर ने अपने कार्यों द्वारा शक्ति, प्रतिष्ठा तथा स्थायित्व प्रदान किया था, उसका औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतन आरंभ हो गया। राजा के मरने के बाद पतन धीरे धीरे हो गया। मुगल साम्राज्य की गद्दी प्राप्त करने के लिए उत्तराधिकारियों में संघर्ष होने लगे। सभी बोलने लगे कि हम ये राज्य हमारा है और हम इसके राजा बनेंगे। सभी में होड़ मच गई थी। तो गद्दी के दावेदार समर्थक सरदारों एवं अमीरों की गलत बातों को भी मानना पड़ा। परिवर्ती मुगल शासन एवं प्रसाद एक प्रकार
से कठपुतली शासक बनकर रह गए। वे साम्राज्य के विघटन को नहीं रोक सके। सभी में होड़ मच गई थी और इसका फायदा अंग्रेजों ने भली प्रकार से उठाया और अपने सहयोग सरदारों एवं वीरों की गलत बातों को माना। मतलब उन्होंने बोला कि हम आपको मदद करेंगे तो आपको हमारी बात को मानना पड़ेगा, चाहे फिर वो कैसी भी बात हो करके राजा बनने की होड़ में सभी ने गलत बातों पर सहमति दे दी और कठपुतली बनकर रह गए। वे विघटित होकर नहीं विघटन को नहीं रोक सके क्योंकि हम बढ़ गए थे और अंग्रेजों ने इसका भली प्रकार से फायदा उठाया और इस प्रकार से इस काल में पतनशील मुगल साम्राज्य के प्रांतों में बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर, पुणे से लेकर ग्वालियर तक मराठा सरदारों से राज्य मैसूर, कर्नाटक आदि अनेक स्वतंत्र राज्य खड़े हो गए। इन राज्यों ने मुगल साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईरान के शासक नादिर शाह और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य के पतन को असंभवी बना दिया। इस स्थिति का लाभ अंग्रेजों द्वारा उठाया गया। इस स्थिति का लाभ अंग्रेजों ने भली प्रकार से उठाया। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का आरंभ हुआ। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का आरंभ होता है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत एवं पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्ष के लिए एक अधिकार पत्र चार्टर दिया, जिस कंपनी को अधिकार पत्र द्वारा युद्ध एवं संधि करने, कानून बनाने तथा कंपनी के एकाधिकार पर चोट करने वाले को दंडित करने का अधिकार भी दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के कुछ पूंजीपतियों द्वारा साझा व्यापार के लिए बनाई गई थी। कंपनी का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित करना था। अंग्रेजों की दृष्टि में मुनाफा अर्जित करते समय उचित तथा अनुचित तरीकों का उपयोग करना गलत नहीं था। अंग्रेजों का मानना था कि चाहे भारत को नुकसान हो, किसी को कुछ नुकसान हो, किसी की जान जाए, उनको कोई मतलब नहीं था। उनको यह था कुछ उचित और अनुचित नहीं था। उनका उद्देश्य केवल अपना मुनाफा कमाना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापार वाणिज्य के बहाने लूटमार भी उचित था। अंग्रेजों ने इस बहाने वाणिज्य के बहाने लूटमार करना शुरू कर दिया। व्यापार तथा लूटमार के तरीके से कंपनी मालामाल हो गई। कंपनी व्यापार पर पकड़ स्थापित करने के साथ साथ राजनीतिक लक्ष्य को लेकर भी चल रही थी। भारत की राजनीतिक कमजोरियों का अनुमान उनको हो चुका था। अंग्रेजों को लगता था कि व्यापार से अधिक लाभ राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने में है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शीघ्र ही उन्होंने प्रयास आरंभ कर दिए और इसका प्रमुख कारण था कंपनी के प्रारंभिक कर्मचारी भ्रष्ट, चरित्रहीन और घूसखोर थे। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक धन वसूलना था। इस कारण से अंग्रेजों ने सोचा कि हम इस पे भारत में हमारा राज्य स्थापित कर सकते हैं। भारत में कंपनी के व्यापार का विस्तार हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले पीरियड में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।